रात हो चुकी थी। युवराज और सुहानी अपने रूम में बैठे लैपटॉप पर अपना काम कर रहे थे। युवराज काउच पर बैठा था और सुहानी बेड पर। युवराज बीच बीच में सुहानी की तरफ ही देख रहा था। वो देख रहा था कि सुहानी का ध्यान अपने काम पर बिल्कुल भी नहीं है। सुहानी कुछ सेकंड फोकस करने के बाद बार बार कहीं खो जा रही थी। युवराज चाह कर भी सुहानी से पूछ नहीं पा रहा था कि आखिर वो इतना परेशान क्यों लग रही है। वहीं सुहानी बार बार खुद से एक ही सवाल कर रही थी कि क्या उसका अंदाजा सही होने वाला है। क्या आज रात सच में वो साया अपना शिकार करने वाला है। इससे भी बड़ा सवाल जो सुहानी के दिमाग में चल रहा था वो ये था कि आखिर वो ये सब कैसे देख सकती है। युवराज से अब रहा नहीं जाता और वो लैपटॉप पर अपनी नजर बनाए हुए कहता है, अगर फोकस नहीं कर पा रही हो तो सो जाओ। युवराज की आवाज से सुहानी का ध्यान टूटता है और वो युवराज को देखने लगती है। युवराज अभी भी अपना काम कर रहा था। सुहानी बिना कुछ कहे लैपटॉप साइड में रखकर सो जाती है। युवराज को इसकी उम्मीद नहीं थी। उसे लगा था कि सुहानी उससे फिर से बहस करेगी, लेकिन सुहानी इस बार युवराज की बात पर कोई रिएक्शन नहीं करती। एक्चुअली युवराज चाहता था कि सुहानी उससे बहस करे, क्योंकि यही एक तरीका था जिससे वो सुहानी से बातें कर सकता था। इसके अलावा उन दोनों में बातें बहुत कम होती थी। सुहानी आराम से अपने बेड पर सो रही थी। उस कमरे में बिल्कुल अंधेरा था। तभी उस रूम में कांच के टूटकर गिरने की आवाज आती है। इस आवाज को सुनकर सुहानी की नींद टूट जाती है, लेकिन वो उस आवाज को इग्नोर करके फिर से सो जाती है। इस बार सुहानी को फिर से कई सारे सामानों के गिरकर टूटने की आवाज आती है। इस आवाज को सुनकर सुहानी घबरा जाती है और फौरन उठकर रूम की लाइट्स ऑन कर देती है। सुहानी अपने आसपास को देखकर डर जाती है। उस कमरे के सामान अपने आप हिल रहे थे और एक के बाद एक नीचे गिरकर टूटने लगे थे। सुहानी को समझ नहीं आ रहा था कि वहां क्या हो रहा है। तभी उसे जैसे कुछ याद आता है और उसकी नजर फौरन युवराज पर जाती है। युवराज काउच पर सोया था और उसके चेहरे पर बेचैनी साफ दिखाई दे रही थी। उसे देखकर ऐसा लग रहा था जैसे वो डर से छटपटा रहा हो। युवराज को इस हालत में देखकर सुहानी समझ जाती है कि इस कमरे में जो भी हो रहा है वो युवराज की वजह से ही हो रहा है। अब उस कमरे के सामान पहले से कहीं ज्यादा हिलने लगे थे और सारे सामान टूटकर इधर उधर बिखर रहे थे। सुहानी घबराते हुए अपनी जगह से उठकर युवराज के पास जाने लगती और आगे बढ़ ही रही थी। तभी वहां रखा कांच का एक वॉश टूट जाता है और सुहानी के सर पर आकर लग जाता है। सुहानी बिना उस पर ध्यान दिए युवराज की तरफ बढ़ती है और उसके पास जाकर नीचे अपने घुटने के बल बैठ जाती है। सुहानी घबराते ही युवराज का हाथ थाम लेती। उसे समझ में नहीं आ रहा था कि वो अब क्या करे। युवराज की बेचैनी धीरे धीरे बढ़ती जा रही थी और उसका हाथ बहुत ज्यादा गर्म होता जा रहा था। सुहानी युवराज को उठाने की कोशिश करते हुए कहती, युवराज सर प्लीज उठिए। सुहानी के बहुत कोशिश करने के बाद भी युवराज नहीं उठता। सुहानी के लिए अब युवराज का हाथ थामना मुश्किल होता जा रहा था। अब उसे भी तकलीफ होने लगी थी। तभी अचानक से सुहानी शांत हो जाती है। उसे देखकर ऐसा लग रहा था जैसे वो किसी चीज पर फोकस करने की कोशिश कर रही है। वो अपने लेफ्ट हाथ से युवराज का हाथ थामती और अपने राइट हाथ युवराज के फॉरहेड पर रखकर अपनी आंखें बंद करते हुए कुछ मंत्र पढ़ने लगती है। जैसे जैसे सुहानी अपना मंत्र पढ़ रही थी युवराज शांत होते जा रहा था और उस कमरे में भी शांति होने लगी थी। कुछ देर के बाद सब कुछ नॉर्मल हो जाता और युवराज फिर से आराम से गहरी नींद में सो जाता है। ऐसा होते ही सुहानी को अपना सर झटकती है और कंफ्यूज होकर अपने आसपास देखने लगती है। सुहानी युवराज को देखते हुए कहती है, अभी भी मैंने क्या किया और ये कौन सा मंत्र था जो मैं पढ़ रही थी। ये मंत्र तो मैंने कभी सुना भी नहीं है। सुहानी को समझ नहीं आ रहा था कि अभी अभी उसने युवराज को कैसे शांत किया। सुहानी अब उठने की कोशिश करती है, लेकिन तब तक युवराज ने नींद में ही उसका हाथ कसकर थाम लिया था। इसलिए सुहानी वहीं बैठे युवराज के सर के पास अपना सर टेक कर बैठ जाती है और कुछ ही देर में उसे गहरी नींद आ जाती है। इधर अर्नब और समायरा डाइनिंग टेबल पर बैठे डिनर कर रहे थे। आज अर्नब को ऑफिस से घर आने में काफी देर हो गया था। समायरा ने हमेशा की तरह कोई बहाना बनाकर अब तक डिनर नहीं किया था, क्योंकि वो अर्नब के साथ ही डिनर करना चाहती थी। अर्नब हर दिन से अलग आज समायरा से बिना कोई बात किए खाना खा रहा था। जब काफी देर तक अर्नब कुछ नहीं कहता तो समायरा उससे कहती है, क्या हुआ। समायरा की आवाज से अर्नब का ध्यान टूटता है और वो कंफ्यूज होकर समायरा की ओर देखते हुए कहता है, तुमने कुछ कहा क्या। समायरा फिर से कहती है, तुम परेशान लग रहे हो। अर्नब अपनी उंगली से अपने फोरहेड को रब करते हुए कहता, हाँ बस थोड़ा स्ट्रेस है।
समायरा सवालिया नजरों से अर्नब को देखने लगती, लेकिन कुछ कहती नहीं। अर्नब आगे कहता है, आज एक बहुत सा अजीब सा केस आया है। होम मिनिस्टर का बेटा लापता है और उसकी कार हमें रोड पर मिली है, जिसमें उसके पहने हुए कपड़े और शूज हैं। ये सुनकर समायरा कहती, और अर्नब आगे कहता है, उस कार में इंसान के कुछ नाखून मिले हैं। मुझे ऐसा लग रहा है जैसे वो नाखून उस लड़के के ही हैं, और अजीब बात तो ये है कि वो नाखून पूरे हैं। मेरा मतलब उसे देखकर समझ में आ रहा है जैसे उसे किसी इंसान की अंगुलियों से उखाड़ कर निकाला गया हो, लेकिन नाखूनों में खून नहीं लगा है। अगर किसी ने उसे उखाड़ा भी होता तो उसमें उस इंसान के खून तो जरूर लगे होते। अर्नब की पूरी बात सुनकर समायरा कहती है, तो तुम ये कहना चाहते हो कि उस लड़के के गायब होने के पीछे किसी नॉर्मल इंसान का हाथ नहीं हो सकता? अर्नब कुछ सोचते हुए कहता है, शायद। मैंने अपने इतने सालों के कैरियर में कई अजीब तरह के केस देखे, लेकिन इस केस में मेरा इंट्यूशन कुछ और ही कह रहा है। ये कहते हुए अर्नब को कुछ याद आता है और वो आगे कहता है, अरे हाँ, मैंने राघव का पता लगाने के लिए कुछ लोगों को लगा दिया है, शायद जल्द ही वो हमें मिल जाएगा। समायरा कहती, ठीक है। अर्नब क्यूरियस होकर समायरा से कहता, क्या तुम सुहानी पर शक कर रही हो? समायरा कहती, नहीं, मुझे पता है कि वो इनोसेंट है। अर्नब कहता है, तो फिर तुमने उसे बताया क्यों नहीं कि तुम उसके बारे में और भी कुछ जानने की कोशिश कर रही हो सकता है कि सुहानी खुद तुम्हें कुछ बता पाए। समायरा कहती है, मैं जो पता करने की कोशिश कर रही हूँ वो सुहानी खुद नहीं जानती। मैंने कई बार चेक किया है, उसके पास शक्तियां नहीं है, लेकिन कोई तो बात है उसमें। युवराज की शक्ति कोई कंट्रोल कर ही नहीं सकता, तो फिर सुहानी ऐसा कैसे कर सकती है? हमेशा सुहानी को कैसे पता चल जाता है कि उस साये ने किसका शिकार किया? मृदुला तक तो समझ में आ रहा था, लेकिन वो इस साये के शिकार को कैसे जान सकती है? अर्नब भी कुछ याद करते हुए कहता, हाँ, और मुझे याद है कि मृदुला की अस्थियां सुहानी के खून को खींचने के बाद ही कुछ रिएक्ट करती थी। अर्नब के ऐसा कहने के बाद वो दोनों फिर से खामोश हो जाते हैं। रात के 3 बजे थे। एक लड़की अपने बेड पर आराम से बाईं तरफ करवट लेकर ब्लैंकेट ओढ़े सो रही थी। उसके रूम में एक डिम लाइट जल रही थी और वहां की खिड़की खुली थी। उस लड़की को नींद में एहसास होता है कि उसे फुसफुसाती हुई आवाज में एक अजीब सा मंत्र सुनाई दे रहा है। वो मंत्र किसी ऐसी भाषा में था जो उस लड़की को समझ में नहीं आ रहा था। वो लड़की इस वक्त नींद में थी, इसलिए उसे कुछ ठीक से समझ नहीं आ रहा था। नींद में उस लड़की को ऐसा लग रहा था जैसे उसके कान में कुछ चला गया है, इसलिए उसे ये आवाजें सुनाई दे रही है। वो आंखें बंद किए हुए ही अपने एक कान में उंगली डालकर अपना हाथ हिलाती और करवट बदलकर फिर से सो जाती है। अगले ही पल उसे फिर से किसी आदमी की भयानक आवाज में वो मंत्र सुनाई देता है। इस बार वो आवाज थोड़ी ज्यादा थी, इसलिए उस लड़की की नींद खुल जाती है। वो बेड पर लेटे हुए पास रखा अपना फोन चेक करती है, कहीं वो आवाज उसके फोन से तो नहीं आ रही है, लेकिन वो देखती है कि उसके फोन से कोई आवाज नहीं आ रही थी। धीरे धीरे वो भयानक आवाज बढ़ती ही जा रही थी। अब उस लड़की को डर लगने लगा था। वो अपने आसपास देखते हुए कहती है, रवि, क्या ये तू है? देख, इतनी रात को मुझे ऐसा मजाक बिल्कुल भी पसंद नहीं। उस लड़की को अपनी बात का कोई जवाब नहीं मिलता। अब डर से उसकी हालत और भी ज्यादा खराब हो रही थी। तभी उसे ऐसा लगता है कि किसी ने उसके कान के पास आकर वो मंत्र पढ़ना शुरू कर दिया हो। वो लड़की फौरन बेड से उठकर दूसरे कोने में चली जाती है और घबराते हुए कहती है, कौन है यहाँ? उस लड़की को अपने पीछे से कान के पास फिर से एक आवाज सुनाई देती है, अपने सामने देखो। इस आवाज को सुनकर वो लड़की फिर से वहां से भागने लगती है। तभी उसे एक आदमी की गुस्से में गुर्राती हुई आवाज सुनाई देती है, मैंने कहा ना, सामने देखो। लड़की डरते हुए अपने सामने देखने लगती है। उस रूम में अभी भी डिम लाइट ही ऑन थी। उस लड़की के सामने एक बड़ा सा मिरर था। जैसे ही उसकी नजर उस मिरर पर जाती है, वो देखती है कि उसके ठीक पीछे उससे 3 गुना बड़ा एक भयानक साया था जो हवा में उड़ रहा था और उसके कपड़े हवा में ही लहरा रहे थे। उस साये को देखकर लड़की अपने कान बंद करके जोर से चीखने लगती है। तभी उसे एहसास होता है कि उसके गले से चीख ही नहीं निकल रही है। वो भागते हुए दरवाजे के पास जाती है और उसे खोलने की कोशिश करने लगती है, लेकिन वो दरवाजा नहीं खुलता। जब बहुत कोशिश करने के बाद भी वो दरवाजा नहीं खुलता तो लड़की चीखते हुए कहती है, कौन हो तुम और क्या चाहते हो मुझसे? उस कमरे में फिर से वही आवाज आती है, तुम मेरी आहुति हो। ये कहते ही उस लड़की के चेहरे के बिल्कुल सामने अचानक से वो साया आ जाता है।
ये देखकर लड़की बहुत डर जाती है और वहां से भागते हुए अपने रूम की खिड़की से नीचे कूद जाती है। नीचे कूदते हुए जब वो लड़की हवा में ही होती है तभी वो साया उसके पास आता है और बड़ी तेजी से उसके शरीर का एक चक्कर लगाकर वहां से चला जाता है। जब वो लड़की जमीन तक पहुंचती है तब तक उसकी आंखें बाहर आ गई थी और उसकी बॉडी पूरी तरह से सफेद पड़ चुकी थी। उस लड़की ने अब अपना दम तोड़ दिया था और उसे देखकर ऐसा लग रहा था जैसे उसके शरीर में खून का एक बूंद भी न बचा हो। अगले ही पल वहां उसी भयानक आवाज में एक मंत्र गूंजने लगता है और वो साया उस घर के अंदर चला जाता है। उस घर में लड़की के मॉम डैड अंधेरे रूम में और उसकी दादी दूसरे कमरे में सो रही थी। वो साया पहले उसके मॉम डैड के रूम में जाकर उनके पास तेजी से गुजर जाता और फिर उसकी दादी के पास से। अब उन सब का शरीर भी उस लड़की के शरीर की तरह सफेद पड़ गया था। ये सब देखकर ही एक चीख के साथ सुहानी की आंखें खुल जाती है। सुहानी इस वक्त युवराज के पास ही जमीन पर बैठी थी और उसका सर काउच पर टिका था। सुहानी की आवाज को सुनकर युवराज भी हड़बड़ाकर उठ जाता है। युवराज देखता है कि सुहानी उसके काउच के पास नीचे बैठी है और वो बेहद डरी हुई है। डर की वजह से सुहानी कांपते हुए जोर से सांसें ले रही थी। युवराज को कुछ समझ नहीं आता। वो फौरन कांच से उतरकर नीचे सुहानी के पास जाकर बैठ जाता है। सुहानी को घबराया हुआ देखकर युवराज को भी घबराहट होने लगी थी। युवराज सुहानी का चेहरा अपने हाथों में लेकर कहता, सुहानी क्या हुआ, तुम इतना डर क्यों रही हो? युवराज को देखकर सुहानी की आंखों में आंसू आ जाते हैं। वो कुछ बोलने की कोशिश कर रही थी लेकिन उसके गले से आवाज ही नहीं निकल रहा था। युवराज देखता है कि डर की वजह से वो कुछ बोल भी नहीं पा रही थी। युवराज फौरन सुहानी को अपनी बाहों में भर लेता है और उसे शांत करते हुए उसके सर को सहलाने लगता है। सुहानी युवराज का शर्ट कसकर पकड़े हुए रो रही थी। युवराज सुहानी को अपनी बाहों में लिए हुए कहता, सब ठीक है, मैं हूं ना यहाँ, तुम्हें कुछ नहीं होगा। सुहानी युवराज की बातों का कोई जवाब नहीं देती। लगभग 1 घंटे तक सुहानी उसी तरह से युवराज के सीने से लगी हुई थी और युवराज बिना कोई सवाल किए उसे अपनी बाहों में समेटे रखता है। 1 घंटे के बाद युवराज नोटिस करता कि सुहानी अब कुछ रिएक्ट नहीं कर रही। वो समझ जाता है कि सुहानी अब सो चुकी है। युवराज उसे आराम से अपनी बाहों में उठाकर बेड पर लिटा देता और वहां से जाने लगता है। तभी वो देखता है कि सुहानी ने उसका शर्ट कसकर पकड़ा हुआ है। युवराज जानता था कि सुहानी अभी बहुत डरी हुई और उसे फिर से नींद से जगाना नहीं चाहता था, इसलिए युवराज वही सुहानी के पास ही लेट जाता है। वहां लेटते ही युवराज अपने रूम को नोटिस करता है जो पूरी तरह से बिखरा हुआ था। ये देखकर उसे समझ आ जाता है कि कुछ देर पहले वहां क्या हुआ था और सुहानी उसके पास क्या कर रही थी। युवराज अब सुहानी के चेहरे को बहुत करीब से देखता है और उसकी नजर सुहानी के माथे पर लगी चोट पर जाती है। युवराज उस चोट को ठीक करने के लिए अपना हाथ सुहानी के चेहरे की तरफ बढ़ाता है, लेकिन वहां पहुंचने से पहले ही वो अपने हाथ को रोक लेता है। वो अपना हाथ पीछे लेते हुए खुद से कहता, कहीं मैं सुहानी को चोट ना पहुंचा दूं। 3 साल पहले तक युवराज मृदुला से जुड़ा था, जो उस तांत्रिक के साथ मिलकर युवराज की शक्तियों को कंट्रोल करती थी और तब तक युवराज को पता भी नहीं था कि उसके पास कितनी शक्तियां हैं। लेकिन उन अस्थियों को नष्ट करने के बाद युवराज पर उन दोनों का कंट्रोल खत्म हो गया था और युवराज के पास इतनी ज्यादा शक्तियां आ गई थी कि वो अब तक उन्हें संभाल नहीं पा रहा था। युवराज जितना उन शक्तियों को कंट्रोल करने की कोशिश करता, वो शक्तियां उतनी उसके कंट्रोल से बाहर चली जाती। युवराज की मदद करने के लिए ना उसके पास पद्मिनी थी और ना ही समायरा, इसलिए वक्त के साथ उसकी हालत और भी ज्यादा खराब होती जा रही थी। युवराज सुहानी को चेहरे को देखते अपने मन में कहता, क्या आज फिर से सुहानी ने मुझे शांत किया? लेकिन सुहानी हर बार ऐसा कैसे कर पाती है? युवराज यही सब सोचते हुए सुहानी के पास ही सो जाता है। सुबह हो गई थी। सुहानी युवराज की बाहों में आराम से सो रही थी। तभी सुहानी की नींद खुलती है और उसकी बॉडी में थोड़ा मूवमेंट होने लगता है। इससे युवराज की नींद भी खुल जाती है। आंखें खोलते ही उन दोनों की नजर एक दूसरे के चेहरे पर जाती है। इतने टाइम के बाद आज युवराज और सुहानी की सुबह इतनी ज्यादा खूबसूरत हुई थी। वो दोनों सब कुछ भूलकर बस एक दूसरे को ही देख रहे थे। कुछ देर के बाद युवराज होश में आता है और वो सुहानी से कहता है, अब तुम ठीक हो? युवराज के इस सवाल से सुहानी भी होश में आ जाती है और उसे कल रात की सारी बातें याद आने लगती है। सुहानी का चेहरा जो अभी तक युवराज को देखते हुए सुकून से भरा था, अब उस पर परेशानी के भाव आ जाते हैं। सुहानी नोटिस करती है कि इस वक्त वो युवराज की बाहों में उसके बेहद करीब है और वो धीरे से उठकर युवराज से दूर हो जाती है।
युवराज ही बेड से उठकर कहता, तुम रात को इतनी परेशान क्यों थी? सुहानी युवराज से सच छुपाते हुए कहती, वो बस मुझे एक बुरा सपना आया था। युवराज कहता, कैसा सपना? सुहानी बात को टालते हुए कहती, कुछ नहीं, बस ऐसे ही। ये कहकर सुहानी बेड से उठकर वॉशरूम की तरफ बढ़ने लगती है। युवराज जानता था कि सुहानी ने पिछली बार उस साय को शिकार करते हुए अपने सपने में देखा था और उसे पता था कि ऐसे सपने आने पर सुहानी कैसे रिएक्ट करती है। कल रात सुहानी का रिएक्शन बिल्कुल वैसा ही था। युवराज को अब किसी अनहोनी का डर परेशान करने लगा था। वो तेजी से जाकर सुहानी के सामने खड़ा हो जाता और उसकी आंखों में देखते हुए कहता है, तुम मुझसे कुछ छुपा रही हो? सुहानी युवराज की आंखों में ही देखते हुए कहती, अगर छुपा भी रही हूं तो इससे आपको क्या फर्क पड़ता है? युवराज को अब गुस्सा आने लगता। वो गुस्से में सुहानी से कहता है, तुम मेरी वाइफ हो और मुझे तुम्हारे बारे में सब कुछ जानने का हक है। युवराज की बात सुनकर सुहानी गुस्से के साथ मुस्कुराते हुए कहती, वाइफ? युवराज सर, हक जताने से पहले अपनी ड्यूटी पूरी की जाती है, जो आपने नहीं की तो मुझसे इतनी ऑनेस्टी की उम्मीद भी मत रखिए। ये कहकर सुहानी आगे बढ़ने लगती है। तभी युवराज उसका हाथ पकड़कर उसे रोक लेता है। सुहानी अपना हाथ छोड़ने की कोशिश करते हुए कहती, युवराज सर छोड़िए मुझे। युवराज सुहानी से कुछ नहीं कहता। वो फौरन उसे अपनी गोद में उठा लेता और उसे बेड पर के पास ले जाकर उस पर बैठा देता है। सुहानी को समझ नहीं आता कि युवराज क्या करने की कोशिश कर रहा है। युवराज सुहानी के पास बैठकर ड्रॉर से फर्स्ट एड किट निकालता है और सुहानी के चेहरे से बाल हटाकर उस पर दवा लगाने लगता है। ये देखकर सुहानी को थोड़ी हैरानी होती। वो अपने मन में कहती, युवराज सर, मेरी चोट पर दवा क्यों लगा रहे? पहले तो वो बिना किसी दवा के मुझे ठीक कर देते थे। सुहानी युवराज का वो हाथ पकड़ लेती है जिससे वो सुहानी को दवा लगा रहा था। सुहानी के ऐसा करने पर युवराज थोड़ा चौंक जाता है। ये देखकर युवराज कहता, क्या हुआ? सुहानी युवराज के हाथ से दवा लगा हुआ कॉटन लेकर नीचे रख देती है और युवराज का हाथ पकड़कर उसे अपनी चोट तक ले जाने लगती है। जब युवराज का हाथ सुहानी की चोट को छूने वाला होता है, युवराज सुहानी की आंखों में देखकर कहता है, तुम्हें चोट लग जाएगी। सुहानी जवाब देती, नहीं लगेगी। ये कहकर सुहानी युवराज का हाथ अपने उस चोट पर रख देती है और कुछ पल के बाद उसका हाथ हटा देती है। ये देखकर युवराज हैरान रह जाता है कि अब सुहानी के चेहरे की चोट बिल्कुल गायब हो चुकी थी और इससे सुहानी को कोई नुकसान भी नहीं हुआ था। 3 साल के बाद आज पहली बार युवराज की शक्तियों ने बिल्कुल सही तरह से काम किया था। इससे पहले उसकी शक्तियां उसके लिए मुसीबत बन गई थी। युवराज सुहानी से कहता, ये तुमने कैसे किया? सुहानी अपनी जगह से उठकर कहती, ये मैंने नहीं, आपने किया, और वो वॉशरूम के अंदर चली जाती है। युवराज अभी भी समझ नहीं पा रहा था कि सुहानी के साथ होने पर वो शक्तियों का इस्तेमाल सही से कैसे कर पाता है। कुछ देर बाद सुहानी, निशा और बीबी निशा के रूम में बैठे थे। उस कमरे में खामोशी छाई थी और वो तीनों इस वक्त काफी सीरियस थे। निशा उस खामोशी को तोड़ते हुए कहती, सुहानी, ऐसा कैसे हो सकता है? तो मृदुला के शिकार देख सकती थी, यहाँ तक तो बात समझ में आ रही थी, लेकिन तू इस साये के शिकार को कैसे देख सकती? और तू ये भी कह रही है कि तुझे इन मौतों का पहले से अंदाजा हो गया था। दिस इज नॉट पॉसिबल यार। सुहानी भी परेशानी भरी आवाज में कहती, आई नो निशा, बट ये सच है। मुझे पहले से ही अंदाजा हो गया था कि आज कोई मौत होने वाली है, और इस बार उस साये ने एक नहीं बल्कि 4 लोगों की जान ली है। विवेक कहता, सुहानी, अगर तुम्हें इसका अंदाजा पहले ही हो गया था तो तुमने हमें पहले क्यों नहीं बताया? सुहानी कहती है, क्योंकि मैं श्योर नहीं थी। निशा अपनी जगह से उठते हुए कहती, ये तो बड़ी प्रॉब्लम हो गई है। मृदुला ज्यादातर एक टाइम पर एक ही शिकार करती थी, लेकिन ये तो कुछ और ज्यादा लोगों को ही मार रहा है। ये ऐसा क्यों कर रहा है? सुहानी कुछ सोचकर कहती, पता नहीं, लेकिन वो शिकार करने से पहले कुछ अजीब से मंत्र पढ़ रहा था। विवेक क्यूरियस होकर कहता है, कैसे मंत्र? सुहानी अपने सपने को याद करके कहती, वो मंत्र मुझे समझ नहीं आ रहा था, वो कुछ अजीब सी भाषा में था, हिंदी या संस्कृत तो बिल्कुल नहीं था। कुछ देर चुप रहने के बाद सुहानी थोड़ा घबराते हुए कहती है, मन से मुझे एक बात और याद आई। ये कहकर सुहानी निशा और विवेक को आज रात की बात बताने लगती है कि कैसे उसने युवराज को शांत किया था। निशा और विवेक सुहानी की बातें सुनकर पूरी तरह से हैरान हो जाते हैं। सुहानी की बात पूरी होते ही निशा कहती, सुहानी, तूने युवराज सर को शांत कर लिए कौन सा मंत्र पढ़ा, और ये सब तू कैसे जानती है? सुहानी भी अपनी जगह से उठते हुए कहती, पता नहीं यार,
वो सब बस अपने आप हो गया। मुझे तो ये भी याद नहीं कि मैंने कौन सा मंत्र पढ़ा था। युवराज सर बेचैन थे और मुझे समझ नहीं आ रहा था कि मैं क्या करूं। उनका हाथ धीरे धीरे बहुत गर्म होता जा रहा था। तभी पता नहीं मुझे क्या हुआ, मैंने उनके सर पर हाथ रखा और कोई मंत्र पढ़ दिया। निशा सुहानी के सामने आकर कहती, सुहानी क्या तुम में भी कोई पावर्स हैं? सुहानी जवाब देती, मुझे ऐसा नहीं लगता। लेकिन ये कहते हुए सुहानी घबराते हुए खामोश हो जाती। विवेक कहता, लेकिन क्या? सुहानी घबराते हुए कहती, पता नहीं क्यों, पर मुझे ऐसा लगता है जैसे उस साए और मेरे बीच कोई कनेक्शन है। सुहानी का जवाब सुनकर निशा और विवेक उसे एकटक देखने लगते हैं। सुहानी उन दोनों को देखकर आगे कहती है, जब मृदुला किसी का शिकार करती थी तो मैं बस उसे देख सकती थी, लेकिन जब ये साया शिकार करता है तो मैं उसे महसूस कर पाती हूँ। विवेक भी घबराते हुए कहता, ओह गॉड। निशा खिड़की से बाहर देखते हुए कहती, क्या तुम लोगों को कभी ऐसा नहीं लगा कि राघव सूर्यवंशी ने हमें बेवकूफ बनाया होगा? क्या? सुहानी और विवेक एक साथ कहते हैं। निशा आगे कहती, हाँ, मैंने वही कहा जो तुम दोनों ने सुना। जिस पर भी मृदुला की आत्मा हावी होती थी वो जिंदा नहीं बचता था। सिर्फ 2 लोग ही मृदुला के आत्मा के हावी होने के बाद जिंदा बचे थे, सुहानी और उसकी मॉम। मृदुला ने काफी टाइम तक सुहानी की मॉम के शरीर में भी थी, लेकिन तब तक उन्हें कुछ नहीं हुआ था। और उससे भी अजीब बात, मृदुला ने सबको मार दिया था, बस राघव को नहीं मारा। ऐसा क्यों? ये सुनकर सुहानी भी सोच में पड़ जाती और विवेक कहता है, निशा तुम भूल रही हो, सना भी उस मृदुला के हावी होने के बाद जिंदा थी। निशा कहती है, शायद तुम भूल रहे हो, सना पर मृदुला हावी नहीं थी, उसे बस पॉजेस किया गया था। सुहानी फौरन कहती, निशा की बात में पॉइंट तो है। रघु अंकल 3 साल से गायब है। मेरी और मेरी फैमिली के बारे में हमें जो भी पता चला है सिर्फ उनसे ही चला है। हो सकता है उन्होंने हमसे कुछ छुपाया हो, हमें उन्हें ढूंढना ही होगा। लेकिन उससे पहले हमें एक और इंसान से मिलना होगा जिसने हमसे और भी कुछ छुपाया है। निशा क्यूरियस होकर पूछती है, कौन? सुहानी जवाब देती है, समायरा। सुहानी, निशा और विवेक को नहीं पता था कि युवराज दूसरे कमरे में बैठे उन तीनों की बातें सुन रहा है। उनकी बात पूरी होने पर युवराज अपना फोन निकालकर किसी को कॉल करके कहता है, राघव सूर्यवंशी, वो जहां भी है उसे ढूंढ कर यहाँ लाओ, और अगर कोई भी ऐसा इंसान बचा है जो महेश सक्सेना और उसकी फैमिली को जानता था, उसे भी जल्द से जल्द मेरे सामने लाकर खड़ा करो। फोन रखते ही युवराज खुद से कहता है, आखिर सुहानी है कौन? तभी युवराज का फोन बजता और वो देखता है कि उसके फोन पर इंस्पेक्टर शर्मा ने कुछ मैसेजेस भेजे थे। उसने युवराज को कुछ फोटोज भेजे थे और ये उन्हीं लोगों के फोटोज थे जिनकी कल रात मौत हुई थी। उन फोटोज को देखकर युवराज को फिर से गुस्सा आने लगता है। इधर समायरा अर्नब के घर से बाहर निकल रही थी। बाहर जाने के लिए जैसे ही वो दरवाजा खोलती है, सामने सुहानी, निशा और विवेक के साथ खड़ी होती है। उन तीनों को देखकर समायरा बिना कुछ कहे वापस घर के अंदर आ जाती है। समायरा सुहानी से कुछ कहने ही वाली होती, तभी सुहानी बौखलाहट के साथ कहती है, आपको कैसे पता था कि युवराज सर की शक्तियों पर मेरा कोई असर होता है? सुहानी का सवाल सुनकर समायरा उससे कहती, क्या कल रात तुमने फिर से उन लोगों की मौत को सपने में देखा? सुहानी अपनी बात पर जोर देकर कहती, सवाल पहले मैंने किया है तो जवाब भी मुझे पहले मिलना चाहिए। समायरा सुहानी से नजरें फेर कर कहती, अभी इन सब बातों का वक्त नहीं है। समायरा के जवाब से सुहानी को गुस्सा आने लगता। वो अपनी आवाज ऊंची करते हुए कहती, और ये डिसाइड करने वाली आप होती कौन है? सुहानी का गुस्सा देखकर विवेक और निशा डर जाते हैं, क्योंकि वो दोनों समायरा के गुस्से को अच्छे से जानते थे। विवेक सुहानी के पास जाकर कहता है, सुहानी। विवेक इतना ही कह पाता, तभी सुहानी उसे रोकते हुए कहते, नहीं विवेक, इस बार नहीं। युवराज सर और इन्होंने हमें समझ क्या रखा है? हमसे भले ये 1000 बातें छुपाएं, लेकिन इनकी उम्मीद होती है इन सब से हम सब शेयर करें। क्यों? सुहानी का गुस्सा देखकर विवेक भी आगे कुछ नहीं कहता। समायरा वहां खामोश खड़ी थी। सुहानी फिर से कहती, समायरा, मुझे मेरी सवाल का जवाब चाहिए। समायरा बिना किसी एक्सप्रेशन के कहती, मैं तुम्हें जवाब देना जरूरी नहीं समझती। समायरा का जवाब सुनकर सुहानी गुस्से में वहां से जाने लगती है। तभी समायरा भी गुस्से में कहती है, मैंने पूछा कि क्या तुमने सपने में उन लोगों की मौत होते हुए देखा था? सुहानी बिना पीछे पलटे कहती, मैं भी आपको जवाब देना जरूरी नहीं समझती। ये कहकर सुहानी वहां से चली जाती है।
निशा और विवेक भी उसके पीछे पीछे वहां से चले जाते हैं। समायरा वहां गुस्से में खड़े उन दोनों को जाते हुए देखती रह जाती है। कुछ देर के बाद वो तीनों एक कैफे में बैठे हुए थे। सुहानी का चेहरे पर अभी भी वही गुस्सा था। निशा सुहानी का हाथ पर हाथ रखकर उसे समझाते हुए कहती, सुहानी, यहाँ गुस्से से काम नहीं चलेगा, हमें समायरा की मदद की जरूरत पड़ेगी। सुहानी खुद को शांत करते हुए कहती, नहीं यार, युवराज सर और समायरा हमसे बहुत सी बातें छुपा रहे हैं और ऐसे में मैं उन दोनों पर भरोसा नहीं कर पा रही हूँ। निशा आगे कहती, मैं तेरी बात समझ रही, लेकिन हम उनके बिना कुछ भी नहीं कह सकते। सुहानी निशा की आंखों में देखते हुए कहती, नहीं निशा, ऐसा नहीं है, तुझे याद नहीं है क्या, ये सब हमने शुरू किया था और धीरे धीरे हमें मदद मिलती गई। हमें ये फिर से शुरू करना होगा और मुझे यकीन है कि हमेशा की तरह मदद साथ में आती जाएगी। हम युवराज सर और समायरा के भरोसे नहीं बैठ सकते। विवेक और निशा को भी सुहानी की बातें बिल्कुल सही लग रही थी। विवेक कहता, लेकिन हम शुरू कहाँ से करेंगे? सुहानी कहती, वहीं से जहाँ से पिछली बार शुरू किया था, विसिंग वेल। सुहानी के जवाब से निशा और विवेक दोनों परेशान हो जाते हैं। निशा डरती हुई सुहानी से कहती है, सुहानी तू कहना क्या चाहती है? हम पिछली बार की तरह रात को विसिंग वेल के पास जाएंगे? सुहानी जवाब देती, हम नहीं, सिर्फ मैं। आज रात वो शिकार के लिए फिर से बाहर आएगा। मैं भी देखना चाहती हूँ कि आखिर हमारे बीच में ऐसा क्या कनेक्शन है। कहानी अगर आपको पसंद आ रही है तो कमेंट करके बताएं कि मेरी कहानियां आप कहाँ से सुन रहे हैं। आपका एक कमेंट मुझे मोटिवेट करता है नए नए एपिसोड्स लाने के लिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।